जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ही दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 18 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंतरराष्ट्रीय ओबामा दिवस, बी अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, सी अंतरराष्ट्रीय सीवी रमन दिवस और डी अंतरराष्ट्रीय विक्रम साराभाई दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 18 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस की यादगार के रूप में मनाया जाता है। इसका निर्णय 18 जुलाई 2010 को जब मंडेला 92 वर्ष के हुए तब से प्रतिवर्ष मनाने के लिए लिया गया था। तो दोस्तों यह पहली बार कब मनाया गया? 2010 में। याद रखें, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर कार्यों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें अच्छे उद्देश्यों हेतु एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला पूर्णतः विदेशी होने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्णतः विदेशी होने के बावजूद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इन्होंने रंग भेद और जाति भेद जो भी अफ्रीका महाद्वीप में चलते थे उसके खिलाफ बहुत ज्यादा आंदोलन किए, और स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा योगदान है वहां पर लोगों की। और साथ में इन्होंने अपनी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, मतलब कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उम्र जेल में काटी है। तो इस तरह से इन्होंने वहां के जो संघर्ष में योगदान दिया है, इनको याद करने के लिए, और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वही शांति के दूत को याद करने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 18 जुलाई को। याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की स्थापना किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए लद्दाख, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की स्थापना लद्दाख में की जाएगी। दोस्तों लेह देश का इसके साथ ही लेह देश का पहला शहर होगा जो एक बार पूरा होने के बाद हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना को लागू करेगा। तो यह परियोजना पूरी होने के बाद यह लेह देश का पहला शहर बन जाएगा। याद रखना है, एनटीपीसी 5 हाइड्रोजन बसें चलाने और लेह में एक सौर संयंत्र और एक हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई स्थापित करने जा रहा है। जून में भारत ने हरित हाइड्रोजन पहल पर 2 दिन का शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हुए थे। तो दोस्तों 2 दिन का शिखर सम्मेलन भारत ने कब? जून में किया था। हम नजर डालेंगे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए फैक्ट्स जानना चाहिए उन सब पर। तो ब्रिक्स संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें। सबसे पहले ब्रिक्स क्या, तो आपको बता ही दिया कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके 5 सदस्य हैं। तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। इसको तब ब्रिक के नाम से जाना जाता था, BRIC, और बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया 2010 में, तो यह ब्रिक्स हो गया। हम नजर डालेंगे एनटीपीसी की तरफ। तो एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। एनटीपीसी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है तथा इसके वर्तमान में चेयरमैन और MD गुरदीप सिंह है। तो साथ ही दोस्तों नजर डालेंगे लद्दाख की तरफ। तो लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर तथा पड़ोसी राज्य अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से पड़ोसी सीमा साझा करता है। साथ ही यह अगर हम इसको देखो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना 3 देशों से भी यह सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को नए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा नए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित हो गया है। तो दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर राज्य में का ही हिस्सा था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर गठित हो गया है। यह आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA और किस राज्य सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी दिल्ली सरकार, सी गुजरात सरकार और डी महाराष्ट्र सरकार। तो दोस्तों याद रखें, आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA
और गुजरात सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसका उद्देश्य जामनगर में आयुर्वेद परिसर में चलने वाले सभी संस्थानों को ITRA के तहत लाना है। आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA ऐसी एकमात्र संस्था है जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों, आयुष मंत्रालय के अधीन आने वाली ITRA एकमात्र ऐसी संस्था है, याद रखना है, इसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। और यह इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर क्यों किए हैं गुजरात सरकार और ITRA ने, तो याद रखना है कि जामनगर में, गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद परिसर में चलने वाली सभी संस्थानों को ITRA के तहत लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब प्रश्न से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखें दोस्तों, तो सबसे पहले ITRA मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद की जानकारी देखें तो इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। इसकी अवस्थिति वर्तमान में जामनगर गुजरात में ही है और इसके निदेशक अनूप ठक्कर हैं। यह किसके अंतर्गत आता है, तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों, हम नजर डालें आयुष मंत्री वर्तमान में, तो भारत के वर्तमान में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। याद रखें, सर्बानंद सोनोवाल यही वही हैं जो असम के पूर्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे। और आयुष राज्य मंत्री वर्तमान में कौन है, तो महेंद्र मुंजापार हैं। मतलब आयुष मंत्री वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री महेंद्र मुंजापार हैं। दोस्तों, नजर डालेंगे गुजरात की तरफ, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। गुजरात के पड़ोसी राज्य देखें दोस्तों, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव, दादरा और नगर हवेली से इसकी सीमाएं साझा करता है। साथ में पाकिस्तान से भी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में रेशमबेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका और डी म्यांमार। तो दोस्तों, याद रखें, हाल ही में अमेरिका देश की सरकार ने हाल ही में रेशम बेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। दोस्तों, यह ऑनलाइन हब कंपनियों और नगर पालिकाओं के लिए संसाधनों को ढूंढना और साइबर हैकर्स द्वारा लक्षित होने की स्थिति में सहायता प्राप्त करना आसान बना देगा। अमेरिकी सरकार ने विदेशी सरकारों द्वारा समर्थित या निर्देशित साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोगी टिप्स प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को $10 मिलियन तक का इनाम देने की घोषणा की है। दोस्तों, सबसे पहले आप रेशमबेयर हमलों के बारे में समझ लें। तो जैसे साइबर अटैक होता है किसी कंपनी पर, उसकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर लिया जाता है और फिर डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती मांगी जाती है। ऐसे में अगर आप डेटा को देखेंगे तो 67% कंपनियों ने वर्ष 2021 में फिरौती दी है और 66% कंपनियों ने 2020 में फिरौती दी थी। यह साइबर अटैक से अपनी फाइल्स को सेव रखने के लिए हैकर्स ने, तो यह दिन ब दिन यह केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन पर पाबंदी लगाने के लिए, रोकने के लिए इनको ही अमेरिका सरकार ने यह ऑनलाइन हब जारी किया है। नजर डालेंगे दोस्तों अब अमेरिका की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप में हमें यह यूनाइटेड स्टेट जो दिख रहा है यही अमेरिका है। अमेरिका का एक हिस्सा अलास्का जो कि कनाडा के हम पश्चिम में देख सकते हैं, आप जहां नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ देख रहे हैं यह कनाडा देख रहे हैं, कनाडा के पश्चिम में अलास्का देख रहे हैं, यह USA है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप और देखेंगे तो आपको बता दें कि यह जो सीमा है यह कनाडा से यह 49 डिग्री समानांतर रेखा मानी जाती है। उत्तरी 49 डिग्री समानांतर रेखा जो कनाडा से इसकी सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा। अब नजर डालेंगे दोस्तों अमेरिका की डिटेल की तरफ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में जो बिडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। दोस्तों, याद रखें इन दोनों को, मतलब जो बिडेन और कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। क्या चुना गया दोस्तों? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। किस किस को? जो बिडेन और कमला हैरिस को। बहुत अच्छे से याद रखें। राजधानी अमेरिका की वॉशिंगटन DC तथा मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा देश है। याद रखना है, मतलब क्षेत्रफल में इससे बड़े रूस और कनाडा और जनसंख्या में इससे बड़े चीन और इंडिया है। दोस्तों, 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपको बताया भी था। याद रखें 4 जुलाई को अमेरिका प्रत्येक वर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह अमेरिका में स्थित है। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन शिकागो जंक्शन, यह भी अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अटलांटा हवाई अड्डा है। अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि अमेरिका में स्थित है। विश्व का ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र डेट्रॉइट अमेरिका में स्थित है। विश्व के IT सेक्टर का हब सिलिकॉन वैली अमेरिका में स्थित है। और जैसे अभी आपको बताया था कि कनाडा के साथ प्राकृतिक सीमा 49 डिग्री समानांतर रेखा बनाती है अमेरिका की, तो आपको यह याद रखना है। आगे हम दोस्तों और नजर डालेंगे तो विश्व का पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है। वॉशिंगटन DC में विश्व तथा
विश्व बैंक तथा IMF का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों याद रखें क्या क्या, विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वॉशिंगटन DC में, जबकि न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों अब कंपेयर करें भारत से, तो भारत का ऑटोमोबाइल हब पीथमपुर को कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में है। इसे शुष्क बंदरगाह भी कहा जाता है। भारत का शुष्क बंदरगाह पीथमपुर को ही कहा जाता है और भारत का ऑटोमोबाइल हब भी पीथमपुर को कहा जाता है। कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले में है। भारत का IT सेक्टर का हब बेंगलुरु शहर को कहा जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नामक मूर्ति न्यूयॉर्क में स्थित है। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 1884 में फ्रांस ने अमेरिका को उपहार में दिया था। तो दोस्तों द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो ये मूर्ति है, यह फ्रांस की थी, लेकिन इन्होंने 1884 में अमेरिका को उपहार स्वरूप दे दिया था। रूस के बाद अमेरिका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। तो दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति कौन सी है, रूस, और दूसरे नंबर पर है अमेरिका। दोस्तों यहां से आपको याद रखना है कि अमेरिका मक्का व सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान पर है। मतलब मक्का और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो अमेरिका। साथ ही याद रखें विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो कि सुपीरियर झील है, वह अमेरिका में ही स्थित है। जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो यह आप लिख लें बहुत अच्छे से कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में ही। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास देखें तो प्रमुख 4 सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होते हैं। पहला है वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, दूसरा है मालाबार सैन्य अभ्यास, जिसमें मालाबार सैन्य अभ्यास में अन्य कई देश और शामिल होते हैं। टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास और युद्ध सैन्य अभ्यास, ये चारों सैन्य अभ्यास प्रमुखतः भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किए जाते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किन 2 देशों के साथ समुद्री सुरक्षा पर एक आभासी त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास 2021 में भाग लिया है? आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका और सिंगापुर, बी श्रीलंका और मालदीव, सी सिंगापुर और थाईलैंड, और डी जापान और बांग्लादेश। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में भारत ने श्रीलंका और मालदीव के साथ समुद्री सुरक्षा पर एक आभासी त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास 2021 TTX 2021 में भाग लिया है। दोस्तों यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित था। 2 दिवसीय अभ्यास TTX 2021 का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना और आम अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना था, जिसे मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई द्वारा समन्वित किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा समन्वित किया गया, या स्टार मार्क कर लें, याद रखें इसको, इसे मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई द्वारा समन्वित किया गया। अब नजर डालेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी डिटेल्स की तरफ, मतलब श्रीलंका और मालदीव की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रीलंका को। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे तथा इसकी पहले राजधानी कोलंबो थी दोस्तों, लेकिन अब वर्तमान में राजधानी इसकी श्री जयवर्धने कोट्टे है। इसके राष्ट्रपति वर्तमान में गोटाबया राजपक्षे तथा प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्ष हैं। दोस्तों याद रखें श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। दोस्त यहाँ से एक जो यह लाइन है दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल ही जाती है और इससे एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको तोड़ के भी याद रख सकते हैं ऐसे भी कि 1972 तक इसका नाम सीलोन था। क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसको पूर्व में सीलोन के नाम से जाना जाता था, तो श्रीलंका को। मतलब श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। दोस्तों नजर डाला मालदीव की तरफ। तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। मालदीव की राजधानी माले तथा मुद्रा मालदीवियन रूपिया है और यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे छोटा देश है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप के हिस्से के अनुसार अगर देखें तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन क्षेत्रफल में और जनसंख्या में, साथ ही यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मालदीव एशिया का सबसे छोटा है। अब ये नहीं सोचिएगा कि एशिया में रूस आता है, क्योंकि रूस का आधे से ज्यादा हिस्सा यूरोप महाद्वीप में है, इसलिए रूस को हम एशिया का बड़ा देश नहीं कह सकते, वह विश्व का सबसे बड़ा देश है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी टेक्सास, सी चेन्नई और डी लंदन। तो दोस्तों याद रखें रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार टेक्सास शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। दोस्तों इस निवासी ने हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की थी। मंकी पॉक्स के इस स्ट्रेन से घातक संक्रमण 100 में से 1 व्यक्ति को होता है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल बीमारी है, लेकिन वर्तमान में यह जनता के लिए खतरा का कारण नहीं है। इससे पहले जून में मंकी पॉक्स के 2 मामले ब्रिटेन में सामने आए थे। इस वायरस
की खोज, बहुत याद रखें दोस्तों, बहुत अच्छे से यहाँ से, इस वायरस की खोज 1958 में केकड़े खाने वाले मैकॉक बंदरों में हुई थी। इसका पहला मामला 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के कांगो में सामने आया था। दोस्तों अगर आपसे इसके मंकी पॉक्स के लक्षण ही पूछ लिए जाएं तो याद रखें कि इसमें आपके शरीर पर पहले चितके आते हैं, फिर वो फलके बन जाते हैं और उनमें लिक्विड बनने लगता है। इसके साथ आपकी बॉडी में पेन रहेगा, सिर दर्द रहेगा, बुखार रहेगा और मांसपेशियों में दर्द बना रहेगा। यही सब मंकी पॉक्स के ये लक्षण है। और साथ में यह चिकन पॉक्स जो हम देखते हैं ना, चिकन पॉक्स की फैमिली का ही वायरस है जो बंदरों से इंसानों में पहुंचता है। तो यह जानवरों से इंसानों में पहुंचने के कारण इसको हम जूनोसिस बीमारी भी बोल सकते हैं, एक जूनोज बीमारी भी बोल सकते हैं। बंदरों से इंसानों में पहुंचने वाला, जानवरों से इंसानों में पहुंचने वाली बीमारियों को हम जूनोसिस बीमारी ही बोलते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी कश्मीर, सी उत्तराखंड और डी गुजरात। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताने के पहले आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि वर्ल्ड जूनोसिस डे किस तिथि को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से प्रदूषित हो चुकी भेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नंदुर, पीलाखर और काशीपुर यह नदियां को फिर से जीवंत किया जाएगा। परियोजना कुमाऊं क्षेत्र में 6 प्रदूषित नदियों को कवर करेगी। स्वीकृत की गई परियोजनाओं के तहत इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन IND और 6 STP का कार्य शामिल है। नमामि गंगे परियोजना के तहत यह सब किया जाएगा। तो इन नदियों को स्वच्छ किसके, नमामि देवी गंगे मतलब नमामि गंगे परियोजना के तहत किया जाएगा, जिसकी शुरुआत नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर तो चाचा चौधरी को इसका ब्रांड एम्बेसडर रखा है नमामि गंगे परियोजना का, याद रखना है। नजर डालेंगे दोस्तों उत्तराखंड की तरफ, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो शीतकालीन राजधानी देहरादून, गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों को पंजीकरण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है? आपके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी नितिन गडकरी, सी नरेंद्र सिंह और डी हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने श्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य और पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण प्रक्रिया को नियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है। विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने CMBR 1989 में संशोधन किया है। दोस्तों कौन से कानून में संशोधन किया है अधिनियम में? तो 1989 अधिनियम में संशोधन किया है इसको औपचारिक रूप देने के लिए। दोस्तों नए नियमों के तहत सभी 50 वर्षीय या 2 या 4 वाहनों को उनके मूल रूप में बनाए रखा जाना विंटेज मोटर वाहनों के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों जिनमें मॉडिफिकेशन नहीं किए गए हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी बाइक और कार में बहुत ज्यादा मॉडिफाई करवा लेते हैं, जिनमें मॉडिफिकेशन नहीं किए गए हैं, जिनमें पुरानी ही डिजाइन हैं, उनको विरासत के तौर पर सहेजने के लिए विंटेज मोटर के रूप में इनका पंजीकरण करवाया जाएगा। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, बशर असद हाल ही में कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं? आपके ऑप्शन है ए पहली, दो बी तीसरी, सी चौथी और डी पांचवी। तो दोस्तों याद रखें बशर असद हाल ही में चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं लगातार। उन्होंने पद की शपथ ली और इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव से निपटने का संकल्प जताया है। असद वर्ष 2000 से ही इस देश की सत्ता में है और उनका एक बार फिर राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा था। नजर डालें दोस्तों सीरिया की तरफ, तो सीरिया की राजधानी दमस्कस है तथा मुद्रा सीरियन पाउंड है। दोस्तों यहाँ के
राष्ट्रपति आपको याद रखना है बशर असद, इनके यहाँ के राष्ट्रपति हैं लगातार 4 सालों से। लगातार चौथी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं 4 पंचवर्षीय से, मतलब 2000 के बाद से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अफ्रीका। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में न्यूजीलैंड ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान कोरोना टीकाकरण एक वैश्विक सार्वजनिक आवश्यकता है और स्वास्थ्य आपातकाल को दूर करने के लिए टीकों तक पहुंच में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। एपीईसी मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एक ऐसा मंच है जिसमें 21 एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। वस्तुओं और सेवाओं में ऑस्ट्रेलिया के कुल व्यापार में सदस्यों की हिस्सेदारी 70% से अधिक है। एपीईसी की स्थापना 1989 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। यह समृद्ध क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखें कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन मतलब एपीईसी का भारत हिस्सा नहीं है। बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें 21 देश वही शामिल हैं जिनकी सीमाएं प्रशांत महासागर से लगती हैं। भारत की प्रशांत महासागर से सीमा नहीं लगती है, इसलिए भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत ने इसके लिए अनुरोध जरूर किया था, इसको समर्थन भी मिला था ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान का, लेकिन यह इसलिए अध्यक्षों ने इसको इसलिए स्वीकार कर दिया था कि भारत की इस प्रशांत महासागर से कोई सीमा नहीं लगती है, टच ही नहीं होती है। इसकी सीमा भारत की सिर्फ एक महासागर हिंद महासागर से सीमा टच होती है, इसलिए इसको नकार दिया गया था। और याद रखना है कि 2011 में पहली बार पर्यवेक्षक के तौर पर प्रशांत इसमें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में भारत को शामिल किया गया था। अब नजर डालेंगे हम न्यूजीलैंड की तरफ दोस्तों, तो जैसे हम देख सकते हैं यह प्रशांत महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड है, जो मुख्यतः एक द्वीपीय देश है और मुख्यतः 2 द्वीपों से ही बना हुआ है। अब नजर डालेंगे हम नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, 2 इसके मुख्य द्वीप हैं। नजर डालेंगे दोस्तों हम न्यूजीलैंड की जानकारी की तरफ, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजशाही वर्तमान में एलिजाबेथ द्वितीय है। न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डैम पैटसी रेड्डी तथा प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है। दोस्तों न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। दोस्तों अब न्यूजीलैंड का उपनाम देखें तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। तो दक्षिणतम राजधानी ऐसी कि दोस्तों दक्षिणी ध्रुव के सबसे पास अगर कोई राजधानी पड़ती है तो वह है वेलिंगटन। मतलब विश्व में सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित राजधानी कौन सी है, तो वह है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी। दोस्तों न्यूजीलैंड में स्थित कैंटबरी घास का मैदान शीतोष्ण प्रकृति का मैदान है। याद रखना दोस्तों न्यूजीलैंड में कौन सा, कैंटबरी, कैडबरी नहीं दोस्तों, यह कैडबरी आपकी डेयरी मिल्क की बात नहीं हो रही है, कैंटबरी है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप लोग उसको समझें, मैं बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। न्यूजीलैंड में स्थित कैंटबरी घास का मैदान है। तो कौन सा मैदान है न्यूजीलैंड में, कैंटबरी घास का मैदान है, जो कि एक शीतोष्ण प्रकृति का मैदान है। दोस्तों न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति का निवास पाया जाता है। कौन सी जनजाति का दोस्तों, माओरी जनजाति का निवास पाया जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है यहाँ के, और यहाँ एक कीवी फल भी होता है। साथ में यहाँ की क्रिकेट टीम को भी कीवीज के उपनाम से ही जाना जाता है। यह विश्व का पहला देश है जिसने अपने यहां बहने वाली बांगनुई नदी को 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त किया था। यह क्वेश्चन किस किस तरह आपसे पूछा जा सकता है आपको बता रहा हूं इसी एक लाइन से। सबसे पहले कि विश्व में सबसे पहले किस नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ, तो बांगनुई नदी को। बांगनुई नदी को जीवित नदी का दर्जा प्रदान किस देश ने किया, तो न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने बांगनुई नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त कब किया, तो 2017 में किया। इस तरह से यह घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों याद रखना है कि न्यूजीलैंड ने वहां बहने वाली बांगनुई नदी को 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त किया था, जो कि विश्व की पहली ऐसी नदी थी जिसे जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था। भारत में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त किसे है, तो गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है। अब दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों याद रखें वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको यह वीडियो
बहुत अच्छे से अंत तक देखना है। जो बाद में आए हैं, लेट आए हैं, उनको। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया पर लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।